हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल +2 एकेडमी में। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो हमारा चैप्टर है। तो आज हम इस क्लास में द एज ऑफ रिवॉल्यूशन जो टॉपिक है हमारा बुक का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे नाम से पता चल रहा है एज ऑफ रेवोल्यूशन, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एज का मतलब उम्र से नहीं है, एज का मतलब काल से है। एक समय आएगा, जैसे डेडलाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइम ड्यूरेशन 1830 से लेके 48 यानी 1830 टू 1848, यानी 18 सालों में जैसे जो चिंगारी जग गई, नेशनलिज्म डेवलप हो गया। हमने देखा अलग अलग कारणों से पिछले लेक्चर्स में, जैसे कंजर्वेटिज्म वाला पार्ट था, लिबरल नेशनलिज्म था, रोमांटिसिज्म था, रिवोल्यूशनरीज थे। इन्होंने सब चिंगारी जब जगाई, लोग पढ़ लिख गए, तो ऑब्वियस सी बात है उसका रिजल्ट तो अब आएगा ना। तो 1830 का एक ऐसा समय था ना कि पूरे यूरोप में अलग अलग रीजन में ना घटनाएं होने लगी, मतलब उसका इंपैक्ट दिखने लगा। तो काफी ज्यादा रिवोल्ट हुए। कुछ हाईलाइटेड चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे, बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन छोटी बड़ी घटनाएं मिला के बहुत ज्यादा रिवोल्ट हुआ पूरे यूरोप में। तो इसीलिए बोला गया इस टाइम पीरियड को एज ऑफ रिवॉल्यूशन। ये एक काल ही चला, एक टाइम पीरियड, एक दौर चला रिवॉल्यूशन का। जैसे ट्विटर पे या टिकटॉक या ये जो है रील्स पे कुछ ट्रेंडिंग आता है तो सब कोई उसी पे कुछ बनाने लगता है। तो एक तरह से वॉर का या रिवॉल्ट का अगेंस्ट द मोनार्की सिस्टम एक ट्रेंड चलने लगा, तो काफी ज्यादा रिवॉल्ट हुए। तो देखते हैं क्या क्या कुछ फेमस रिवॉल्ट्स इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, जुलाई रेवोल्यूशन, फ्रांस 1830, 1830 में। अब देखो, फ्रांस जो है ना, शुरू से देख रहे हैं चैप्टर की शुरुआत भी फ्रांस से हुई। फ्रांस एक सेंटर में रहा है, एक न्यूक्लियाई की तरह, तो लीड रोल में यही रहता है, मेन रोल में। तो जुलाई रेवोल्यूशन होता है। जुलाई रेवोल्यूशन नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये रेवोल्यूशन जुलाई के महीने में हुआ, नाम से ही वो आया। 1830 में हुआ। अब हुआ क्या, जैसे कि हमने कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 वाले टॉपिक में देखा था कि बैटल ऑफ वाटरलू जब हुआ तो चार देशों ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया और वापस से बर्बन डायनेस्टी यानी किंग लुइस के भाई का, उसी के खानदान का रूल आ गया, वापस से न्यू कंजर्वेटिज्म आ गया। तो जैसे हमने बात करी थी कि सहते सहते एक समय आएगा कि लोग फिर से रिवोल्ट करेंगे, तो यही होता है। द बर्बन किंग कोरोनेटेड आफ्टर द वियना कांग्रेस 1815, 1815 में जो वियना कांग्रेस में वापस से बर्बन किंग को राजा बनाया गया था, तो लिबरल्स जो थे ना उसको ओवरथ्रोन कर दिए। ओवरथ्रोन मतलब ताजो तक से हटा दिया, मतलब कि ये हमारे काम का नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही अब मतलब जुल्म कर रहा है। क्योंकि वो लोग दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पी रहे थे, कभी तो उसका पाप का घड़ा भरेगा। तो लोगों ने रिवोल्यूशनरीज जो थे, लिबरल्स थे, उसको हटा दिया, ओवरथ्रोन कर दिया और नया रूलर बनाया जिसका नाम था लुइस फिलिप। देखो, ये एक कपड़ों का ब्रांड भी आता है, लुई फिलिप एलपी के नाम से, आदित्य बिरला ग्रुप के अंडर में ये आता है। तो वही नाम है, वही राजा का नाम यूज किया गया, ये कपड़ों का ब्रांड है। तो लुइस फिलिप को नया राजा बनाया जाता है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था, यानी हाफ हाफ का। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, यानी हाफ पावर डेमोक्रेसी के अंडर में, पार्लियामेंट के अंडर में, और आधा पावर राजा के अंडर में। जैसे अभी इंग्लैंड में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम है, आधा आधा पावर बटा हुआ है। तो एक सिस्टम यानी मोनार्की से वापस से फ्रांस कहां पे शिफ्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और लुइस फिलिप को राजा बनाया जाता है। अब देखो, फ्रांस का जो पड़ोसी था ना वो नीदरलैंड था। आपको याद है कि नीदरलैंड और जिनेवा नाम के दो किंगडम बनाए गए थे नॉर्थ और साउथ में, जिससे कि फर्दर फ्रांस के एक्सपेंशन को रोका जा सके। याद आया कुछ? तो उसी तरह यहाँ पे जो नीदरलैंड बनाया गया था ना, देखो क्या होता है, नीदरलैंड के किंगडम से ना बेल्जियम ब्रेकिंग अवे, मतलब जैसे मान लेते हैं ये फ्रांस है, सपोज है, ऊपर ये नीदरलैंड बनाया था, तो नीदरलैंड दो हिस्सों में बट गया, इधर वाला नीदरलैंड बन गया और इधर वाला बेल्जियम बन गया। तो कहने का मतलब कि जुलाई रेवोल्यूशन का इंपैक्ट फ्रांस के पड़ोसी देश जो बना था, न्यू जो कंस्ट्रक्ट हुआ था नीदरलैंड, वहां पे इंपैक्ट पड़ा। मतलब फ्रांस का घटना रिजल्ट आता है नीदरलैंड में, और नीदरलैंड दो हिस्सों में टूट जाता है। एक नीदरलैंड मतलब नीदरलैंड से एक नया राष्ट्र या नया कंट्री सेपरेट हो जाता है, जिसका नाम बेल्जियम, और उसकी कैपिटल ब्रुसेल्स को बनाया जाता है, जो कि हम पावर शेयरिंग में पढ़ेंगे सिविक्स के चैप्टर में। तो अब जब ये घटना होती है तो देखो, एक जैसे मैंने बोला ना कि स्टेटमेंट काफी फेमस हो जाते हैं या इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो फिर से ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक, याद रखिएगा, जिसने ट्रीटी ऑफ वियना को होस्ट किया था, तो उसने एक स्टेटमेंट कहा, बड़ा लगता है डायलॉग बाजी का उसको काफी शौक होगा, क्योंकि मजीनी के लिए भी उसने स्टेटमेंट कहा था कि ही वाज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। और फिर उसने एक स्टेटमेंट कही
व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। एक डायलॉग मारा, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम लग जाता है। तो एक क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट बन गया कि इस लाइन को या इसको जस्टिफाई करें, क्यों कहा इस लाइन को या इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसका आंसर साफ साफ दिख रहा है कि घटना हुई फ्रांस में, रिजल्ट आया नीदरलैंड में, नीदरलैंड से बेल्जियम अलग हो गया, रिवॉल्ट हो रहा है फ्रांस में और इंपैक्ट दिख रहा है पड़ोसी में। तो इसीलिए बोला कि गजब का सीन है भाई, मतलब फ्रांस जब भी छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम लग जाता है, ठंड लग जाती है। यानी फ्रांस में छोटी छोटी घटना भी कितनी मायने रख रही थी उस वक्त के टाइम पीरियड में। तो उम्मीद करते हैं ये जुलाई रेवोल्यूशन समझ में आ गया। और जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ बनेगा कि कौन नया राजा बनता है या जुलाई रेवोल्यूशन कौन से देश से रिलेटेड है, तो फ्रांस से रिलेटेड है, तो ये ध्यान रखिएगा और ये स्टेटमेंट के बेस पे। अगला रिवोल्यूशन अगेन 1830 में ही होगा, मेन जो इसकी शुरुआत होगी ये ग्रीक में होती है। ग्रीक एक कंट्री है जो कि शुरू से देखो, शुरू से ग्रीक वाला पार्ट जो था ना काफी स्ट्रांग था, लेकिन ज्यादा बाद में अच्छे रूलर्स ना आने के कारण ये अब किसी ना किसी के गुलामी में ही रहेगा। स्पेशली ग्रीक आज तो बहुत बुरा कंडीशन में है, ग्रीक दिवालिया, बैंकरप्ट वाले पार्ट पे इतना ज्यादा कर्ज हो चुका है। लेकिन शुरू में आप देखोगे ग्रीक इतना अच्छा था, डेमोक्रेसी की भी शुरुआत ग्रीक से होती है। हिंदी में ग्रीस कहते हैं, इंग्लिश में ग्रीक वर्ड यूज होता है। और ग्रीक जो है वहां के 2 शहर काफी फेमस हैं। एथेंस वो शहर है जहां से ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1896 में, और उसके बाद एक और शहर है काफी फेमस है ग्रीक का जिसका नाम है स्पार्टा। स्पार्टा वो शहर है जहां पे मतलब एक मूवी भी बनी है हॉलीवुड की 300 तो इसमें 300 सोल्जर 10 लाख सोल्जर से लड़ते हैं, मतलब वहां के योद्धा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो काफी फेमस शहर है और यहाँ से इस कल्चर से बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में लिए गए हैं। अक्सर देखते होंगे ग्रीक वर्ड से लिया है, ग्रीक वर्ड से लिया है, 2 ही वर्ड आते हैं मैक्सिमम, लैटिन या ग्रीक। तो ये काफी कल्चरली बहुत रिच था, बट स्ट्रॉन्ग रूलर्स के ना होने के कारण किसी और के अंडर में रहा। तो जो ऑटोमन, अब यहाँ पे कौन से इंपायर के अंडर में ये रहेगा, तो ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर कौन सा इंपायर हुआ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मुस्लिमों में जो हेड होता है, मतलब स्पिरिचुअल हेड की हम बात करें, उसको कैलिफ कहते हैं या नॉर्मल हिंदी में कहें तो खलीफा कहते हैं। ठीक है, मतलब आज भी अगर जैसे आज तो उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहा, जब प्रॉफिट मोहम्मद का टाइम पीरियड था ना, तो प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद समझो कि जो हेड यानी जो लीड करेगा मुस्लिमों को, वो खलीफा या खिलाफत के पोस्ट से चीजें शुरू हुई थी। तो यानी ऑटोमन एम्पायर पर जो रूल करता था वो खलीफा करता था, कैलिफ करता था। तो यानी ये पूरा का पूरा टेरिटरी मुस्लिम रूल्ड टेरिटरी था, एक तरह से कह सकते हो। तो ग्रीक जो था ना ऑटोमन के कब्जे में था टिल, यहां से आप देखो लिखा होगा, ग्रीक हैड बीन पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी, यानी 15वीं शताब्दी के बाद से खलीफा के अंडर या मुस्लिमों के अंडर आप कह सकते हो कि ग्रीक आ गया। तो फिर इसका कल्चर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगेगा। उसके बाद देखो, द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर इन 1821। अब देखो क्या होता है, जब पूरे यूरोप में जब चिंगारी लग रही है, रोमांटिसिज्म फैल रहा है, रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटी हो रही है, तो भाई ग्रीक के लोग पीछे कहाँ रहेंगे। देखा देखी में तो होता ही है कि सब जगह हो रहा है, तो हम क्यों नहीं। तो सब पूरे यूरोप में हो रहा था, तो ग्रीक के पीपल भी इसका एक हिस्सा बनते हैं और वहां पे भी चिंगारी यानी स्पार्क फैलता है, चिंगारी लगती है कि हमको भी ग्रीक को आजादी होना चाहिए, मतलब ऑटोमन के चंगुल से हमको बाहर एक इंडिपेंडेंट नेशन बनना चाहिए। अब वी आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। तो यहाँ पे वही था कि चिंगारी भड़क चुकी थी ग्रीक में भी, और वो नहीं चाहते थे कि हम ऑटोमन एम्पायर के अंडर में रहे, हम एक इंडिपेंडेंट नेशन बन के रहे। तो 1821 से कहानी इनकी भी शुरू हो चुकी थी, धीरे धीरे घटनाएं हो रही थी। और इसमें इसको सबसे ज्यादा जो सपोर्ट मिला रोमांटिसिज्म, जैसे हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि रोमांटिसिज्म बहुत ही खतरनाक है, इंटरनल मतलब चिंगारी भड़काता है। तो यहाँ पे एक राइटर्स आएंगे, एक राइटर का नाम होगा लॉर्ड बायरन, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश पोएट थे ये, मतलब इंग्लिश में लिखते थे, लेकिन इन्होंने ग्रीक के कल्चर को काफी ग्लोरीफाई किया अपने पोएम्स के थ्रू, अपने लिटरेचर के थ्रू, और बताया कि तुम कितने महान हो और आज कहाँ किनके चंगुल में फंसे हुए हो। तो लोगों को वो मतलब अंदर से आया कि भाई हम इनके अंडर क्यों हम
खुद का एक इंडिपेंडेंट नेशन बन के रहेंगे। तो 1821 से ये चिंगारी भड़कनी शुरू हो गई रोमांटिसिज्म के कारण। हालांकि ये जो लॉर्ड बायरन थे 1824 में इनकी मौत हो जाती है फीवर के कारण। 3 साल तक ही अपनी चिंगारी जगा सके वो लोगों में, लेकिन चिंगारी तो लग चुकी थी, धीरे धीरे स्प्रेड आउट हुई थ्रू आउट द ग्रीक। रिवोल्यूशनरीज आते हैं, लिबरल्स आते हैं, आवाज उठाते हैं और फाइनली सीरीज ऑफ रिवोल्ट होते रहते हैं और फाइनली 1830 में और ज्यादा ये मतलब एग्रेशन हो जाता है कि अब तो चाहिए ही। तो उसके बाद जब ज्यादा एग्रेशन होता है, लोगों में लगता है कि अब मतलब ऑटोमन एम्पायर समझ जाता है कि अब हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, अब ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ये लोग हो रहे हैं। तो फाइनली 1832 में एक ट्रीटी होगी, एक समझौता होगा जिसका नाम होगा द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुआ। तो 1832 में था क्या, तो इसमें ग्रीक को एक इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, यानी अब इसके बाद वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट नहीं रहेगा। यानी ऑटोमन एम्पायर और लिबरल्स ऑफ ग्रीक दोनों मिलकर एक शहर है ग्रीक में कॉन्स्टेंटिनोपल। तो कॉन्स्टेंटिनोपल में ही सिग्नेचर होता है कि हम एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गए हैं और फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से ग्रीक को आजादी मिल जाती है और ऑटोमन एम्पायर और ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो अगला जो रिवोल्ट अगेन फिर फ्रांस में होता है। क्या मजे की बात है, फ्रांस जब देखो तब कहीं कुछ नहीं मिला, फ्रांस में रिवोल्ट कर दो, अजब ही तमाशा चल रहा है। तो अभी जस्ट अभी हमने देखा कि 1830 में जुलाई रेवोल्यूशन होता है, 1848 में फ्रांस में फिर से रिवोल्यूशन होता है और इस बार आपको अभी जस्ट ध्यान होगा कि 1830 में लुइस फिलिप को बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, उसको भी भगा दिया जाता है। मतलब ऐसा मजबूर कर दिया जाता है कि लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। मतलब उसको समझ में आ गया था कि अगर मैं नहीं भागूंगा, मतलब फ्ली मतलब भाग जाना, तो अगर नहीं भागूंगा तो फ्रांस की जनता तो बदनाम है ऐसे ही राजाओं को मारने में। तो बुलेटिन वाला सिस्टम अगर आपको याद हो, लुइस 16 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो मार देती है, फ्रांस की जनता ऐसी है। तो ये भाग गया समय देख के ही। और ऐसा सिचुएशन क्यों आया, तो अगले लेक्चर में बताऊंगा कि इकोनॉमिक कंडीशन फ्रांस की या पूरे यूरोप की बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। फिलहाल मोटा मोटी आप ये समझ लो कि मशीनों के आ जाने से क्या होता है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 10 लोगों का काम एक मशीन अब कर रही है, एक ही आदमी चाहिए ना ऑपरेट करने के लिए, बाकी का तो काम खत्म। तो बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई हर जगह, लोग मतलब जितनी ज्यादा जॉब नहीं उससे ज्यादा जॉब सीकर हो गया पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में नहीं, स्पेशली यूरोप की अगर उस वक्त हम बात करें तो वाइड फूड शॉर्टेज हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, उसी वक्त ड्रॉट आ गया और उसके बाद फिर बीमारियां कुछ आ गई। मतलब एक ही साथ होता ना, कुदरत का मार बहुत एक साथ पड़ जाना। तो अब गुस्सा जब लोगों को आएगा तो किस पे उतारेंगे ब्लेम? तो जैसे मान लो इंडिया में कुछ ऐसा हो जाए, बेरोजगारी बढ़ जाए, भूकंप आ जाए, लोगों की नौकरी चल जाए, लोग मर रहे हैं, तो किसकी भी गलती हो ब्लेम मोदी के ऊपर जाएगा क्योंकि वो लीडर है अभी कंट्री का। तो वही चीज था, लीडर यही था, कुछ कंट्रोल नहीं कर पाया, जनता की स्थिति बद से बदतर हो गई। हालांकि ये पूरे यूरोप में चल रही थी, बट लुइस फिलिप को भुगतना पड़ा। हालांकि उतना भी ये कैपेबल लीडर भी नहीं था, तो ये भागना पड़ा। और जैसे ही ये भागा, गद्दी खाली हुई, तो बिना गद्दी तो बिना लीडर के हो नहीं सकती। तो आपको पता है कि नेशनल असेंबली जो थी फ्रांस की पॉलिटिकल पार्टी थी। जब हमने देखा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, आप देखोगे या जो वीडियो है लेक्चर उस पर आप देख सकते हो 9th क्लास के चैप्टर में, कि टेनिस कोर्ट ओथ में वहां की फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई थी। नेशनल असेंबली लिबरल्स की थी, बेसिकली पीजेंट ग्रुप ने मिलकर बनाया था। तो उन्होंने फिर से कंट्रोल कर लिया और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। रिपब्लिक का मतलब कि कोई किंग नहीं होगा, प्रॉपर एक डेमोक्रेटिक कंट्री। रिपब्लिक का मतलब जहां पे प्रेसिडेंट होगा और वोटिंग के थ्रू मतलब लीडर चुना जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब रिपब्लिक बनेगा तो वोटिंग राइट्स की भी बात होगी। तो यहाँ पे सबको वोटिंग राइट्स दिया गया जो कि 21 साल से ऊपर के थे, यानी 21 साल जिसकी उम्र हो चुकी थी। मर्दों को ही मिला, ध्यान रखिएगा, ऑल मेल। वुमेन्स को अभी भी वोटिंग राइट्स नहीं मिले, ठीक है। तो और हाँ, एक और नेशनल असेंबली ने यह भी बोला कि हम राइट टू वर्क की गारंटी देंगे, मतलब हम लीड करेंगे या हम प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो हम सबको रोजगार देंगे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इस वक्त रोजगार की थी, एम्प्लॉयमेंट की थी। तो उन्होंने क्या किया, पूरे फ्रांस में नेशनल वर्कशॉप सेटअप किए जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। नेशनल वर्कशॉप का मतलब कि स्किल्ड रिलेटेड कोर्सेज चलाए गए। मान लो कि हर शहर में, वर्सेल्स में, पेरिस में, मिलान में, अलग अलग शहर में वर्कशॉप सेटअप किए कि 3 दिन का कोर्स है, हफ्ते भर का कोर्स है, आप टेक्सटाइल का सीखिए, पॉटरी का सीखिए,
वीविंग का सीखिए, मतलब अलग अलग टेक्निकल स्किल्स, पेंटिंग का हो गया, रोड का हो गया, तो ट्रेनिंग लीजिए, स्किल्ड लेबर बनिए और आप नौकरी पाइए। तो इस टाइप से कुछ काम किए गए यहाँ पे टेक्निकल या स्किल्ड कोर्सेज के ऊपर। तो ये सब चीज हुआ, यानी छोटा सा रिवोल्ट फिर से अगेन फ्रांस में हो गया, क्योंकि भुखमरी की सिचुएशन थी तो ब्लेम वहां गया। उसके बाद एक घटना 1845 में भी होती है, सिलेशिया। इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी बताऊंगा कि बस एक नंबर का ये सवाल आता है जो इंपॉर्टेंट है। सिलेशिया एक गांव का नाम है, ध्यान रखिएगा। ये गांव कहाँ है तो पोलैंड में है, बुक में नहीं मिलेगा आपको, बस आपको ध्यान रखना है कि पोलैंड नाम का देश है जहां पे ये गांव की बात है। 1845 की छोटी सी घटना है। हुआ क्या कि जो कॉन्ट्रैक्टर थे ना, जैसे कि मान लो कि आज मॉल में कोई भी सामान मिल रहा है तो मॉल वाले वो खुद नहीं बनाते हैं, वो कोई लोकल गांव के मैन्युफैक्चरर जो होते हैं छोटे मोटे, उनसे तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उनसे वो डिजाइन देते हैं, माल उठाते हैं सस्ते दामों पे, लेबल लगा के महंगे दामों पे फिर हमें बेचा जाता है। ऐसे काम होता है, शुरू से भी ऐसे ही होता आया था। तो जो कॉन्ट्रैक्टर थे ना, गांव के वीवर्स जो बुनकर थे, जो कपड़े की बुनाई करते थे, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उनको रॉ मटेरियल दे दिया, बोला था कि आप स्किल्ड लेबर हो, आप हमारे लिए कपड़े बुन के दो, हम अपने हायर रेट पे या जो भी मनचाहा रेट होगा हम शहर में उसको जाके बेचेंगे। अब बेरोजगारी की सिचुएशन आ गई थी पूरे यूरोप में, जैसे भी हमने बात करी, तो ये लोग ने क्या किया, सोचो वीवर्स के जो रेट था उसको और कम कर दिया। मतलब मान लो कि एक कपड़े की बुनाई या मान लो एक स्वेटर की बुनाई 20 रुपए अगर देते होंगे, तो इन्होंने बोला कि हम इतना नहीं देंगे। महंगाई बढ़ रही है, सोचना महंगाई, चीजों के दाम बढ़ेंगे, जब फूड शॉर्टेज होगी यानी डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगा, तो चीजों के रेट बढ़ेंगे। यानी महंगाई बढ़ रही थी और वीवर्स का रेट कम कर दिया और खुद ही महंगे में वो बेचेंगे, और वीवर्स को जो उनको माल सप्लाई करेंगे, मतलब प्रोडक्ट बना के देंगे, उनको रेट कम कर दिया। तो अब गुस्सा तो आएगा ना वीवर्स को कि महंगाई बढ़ रही है, सब बढ़ा रहे हैं, सदियों मतलब बहुत सालों से आपने रेट नहीं बढ़ाए हैं, रेट बढ़ाने की वजह हम तो रेट बढ़ाने की मांग करें, आप उल्टा कम कर दिए। तो एक झड़प हो जाती है वीवर्स और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में इसी रेट को लेकर, और इसी झड़प में 11 वीवर्स, ऑब्वियस सी बात है कॉन्ट्रैक्टर देखेंगे कि ये चीज है तो बॉडी बिल्डर सब तो लेकर ही जाएंगे, अपने बॉडीगार्ड होते हैं, अमीर लोग थे ये। तो इस झड़प में क्या होता है कि 11 वीवर्स की मौत हो जाती है। तो उस गांव का, उस एरिया का जो एक जर्नलिस्ट था, यानी अखबार जो चलाता था, जिसका नाम था विल्हेम वुल्फ, ध्यान रखिएगा, तो इस पूरे इंसिडेंट को उसने क्या किया, अपने अखबार में सिलेशन विलेज इंसिडेंट को पब्लिश किया, तो लोगों को अवेयरनेस हुई। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि सिलेशन वीवर्स का जो इंसिडेंट था किस जर्नलिस्ट ने पब्लिश किया, तो विल्हेम वुल्फ का नाम आपको ध्यान रखना, ये एक नंबर का सवाल इंपॉर्टेंट है। और कब की घटना है तो 1845, बस इतना ही।